मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज 5 फरवरी को वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग से पहले दिल्ली पुलिस बड़ी सतर्कता बरत रही है और पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। जी हां, दक्षिण जिला पुलिस ने देर रात गश्त की है, जिसका नेतृत्व डीसीपी अंकित चौहान ने किया। ये गश्त चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चल रहे प्रवासियों का हिस्सा थी। जी हां, डीसीपी अंकित चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था में किए गए सुधार के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में बाहरी सुरक्षा बलों की लगभग 15 कंपनियां आई। इसके अलावा होमगार्ड और अन्य इकाइयों से पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे जिले में लगभग 3800 पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की 15 कंपनियों के साथ साथ 1500 होमगार्ड को तैनात किया गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा, योगी सरकार को घेरा कर दी इस्तीफे की पेशकश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था। अखिलेश ने पूछा तो यह हादसा कैसे हो गया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाए। जी हां, सपा प्रमुख ने आगे कहा कि महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। हम डबल इंजन सरकार से पूछते कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए, छिपाए और मिटाए गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चीफ असदुद्दीन अवैसी ने सोमवार 3 फरवरी 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक में किए गए बदलाव के बाद उसे पेश करने को लेकर चेतावनी दी है। जी हां, उनका कहना है कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अवैसी ने कहा कि इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समाज से खारिज कर दिया गया है। जी हां, वक्फ विधेयक को लेकर एआईएम चीफ ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान कहा है कि मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप वक्फ कानून को वर्तमान रूप में लाते हैं और बनाते हैं तो ये आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को इस बार दिल्ली विधानसभा में 55 सीटें मिल सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अगर महिला वोटरों ने सक्रिय रूप से समर्थन किया है तो ये संख्या बढ़कर 60 तक जा सकती है। जी हां, ये बयान तब आया है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और अन्य राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने इस बार ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली वालों से अपील की है कि वो भारी मतदान करें ताकि बीजेपी की ईवीएम के खेल से पार्टी को नुकसान न हो। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी इस बार ईवीएम के जरिए 10% तक वोटों की गड़बड़ी कर सकती है और उन्होंने दिल्ली वालों से आग्रह किया कि आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा वोट दे कि ये गड़बड़ी ना हो सके। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी को कम सीटें मिलती है तो बीजेपी विधायक तोड़ने की कोशिश कर सकती है, जैसे कि ऑपरेशन लोटस की योजना के तहत वो करते आए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आज 5 फरवरी को वोटिंग शुरू हो चुकी। इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक के 2 सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही। जी हां, इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के साथ बैठकर
ये तय करना होगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह बिखर गए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं और फिर कहूंगा कि कभी न कभी हमें इंडिया ब्लॉक के साथ बैठकर ये तय करना होगा कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर हम इसी तरह बिखर गए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आखिरकार हम बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आए थे, हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी संसद में विपक्ष की संख्या बढ़ी। अगर हम अब बिखर गए तो ये ठीक नहीं होगा। चुनाव होने दीजिए, फिर एक बैठक बुलाएंगे और खुलकर चर्चा करेंगे। सपा शासन में 18 साल पहले एक पापड़ फैक्ट्री पर बुलडोजर चलवाने और रंगदारी मांगने के आरोप में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी की सीनियर नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर मामले की दोबारा विवेचना के आदेश दिए। जी हां, मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होनी है। जी हां, आरोप है कि 19 जुलाई 2006 को आजम खान के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने संजनी नानकार स्थित पापड़ फैक्ट्री सेलर और आटा चक्की को जबरन ध्वस्त कर दिया। जी हां, पीड़ित जुल्फिकार खान का आरोप है कि सपा नेता ने उनसे 5 लाख रुपए चंदा मांगा था और ना देने पर यह कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, अब इस फहरिस्त में गुजरात का नाम शामिल होने वाला है। जी हां, अब गुजरात सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्य में समिति का गठन किया है। गुजरात सरकार ने कल मंगलवार को घोषणा की है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्य समिति गठित की गई है। जी हां, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए गुजरात सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही। इसी दिशा में गुजरात सरकार आगे बढ़ रही, सभी नागरिकों को समान हक मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्य समिति का गठन का फैसला किया गया। यह समिति 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार प्रमुख तौर पर बांग्लादेशियों के अवैध तरीके से तारों के नीचे से भारत में आने का मुद्दा उठाते रहे। जी हां, झारखंड से लेकर दिल्ली चुनाव तक उन्होंने पड़ोसी देश से आए लोगों द्वारा भारत के लोगों की नौकरी खाने का मुद्दा उठाया। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो बेंच ने हेमंत सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी घोषित लोगों को निर्वासित न करने के लिए असम सरकार की आलोचना की है। कोर्ट ने पूछा कि मौजूदा वक्त में डिटेंशन सेंटर में बंद 63 लोगों को निर्वासित करने के लिए क्या सरकार किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है। जी हां, न्यायमूर्ति अभय ए शोका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की बेंच ने असम सरकार से राज्य में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें निर्वासित करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि असम सरकार तथ्यों को दबा रही है। हरियाणा में राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज आजकल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खफा चल रहे हैं। जी हां, बीते दिनों उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है जिससे बवाल मच गया। इस ट्वीट में इस्तेमाल किए गए वीडियो पर लिखा था गद्दार गद्दार गद्दार। अनिल विज ने लिखा कि सीएम सैनी के दोस्त के साथ जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं वही लोग बीजेपी विरोधी उम्मीदवार चित्रा सरवारा के साथ भी दिख रहे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हां, इन सब में एक नाम निकल कर आया आशीष तायल का। आइए जानते कि पूरा मामला क्या है, अनिल विज क्यों नाराज है और ये आशीष तायल कौन है। जी हां, अनिल विज ने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा की जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के एक दोस्त के साथ देखे गए कार्यकर्ताओं को एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ भी देखा गया जिसे उन्होंने पिछले साल विधानसभा चुनाव में हराया था। चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत कर दी। पहला वार ट्रंप ने किया तो जिनपिंग ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। जी हां, चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वो अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा रहा। इसके तहत कोयला तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% शुल्क लागू करेगी। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़ी कारों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा।
जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे पहले चीन पर 10% का शुल्क मंगलवार से लागू कर दिया है। खबर आ रही कि इस व्यापार युद्ध के बीच ट्रंप ने अगले कुछ दिनों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने की योजना बनाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर कड़े शुल्क लगाने संबंधी एक आदेश पर शनिवार को हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने दावा किया था कि ये शुल्क अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वहीं चीन की ओर से लगाए गए टैरिफ को 10 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।